हेलो एवरीवन। तो चलिए बात करते हैं ओपन स्टैक के इंस्टॉलेशन का। ओपन स्टैक दो तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। एक जो है स्क्रिप्ट के थ्रू और दूसरा जो है मैनुअल। तो मैनुअल में क्या है ना, आपके जितने भी ओपन स्टैक के कंपोनेंट है उसको वन बाय वन, सबसे पहले की स्टोन, उसके बाद उसके अंदर और भी सिंटर वगैरह हैं, वो सब आप मैनुअली इंस्टॉल करते हो, उसको अपने तरीके से कस्टमाइज़ करते हो। एक तो मैनुअल वे है जो काफ़ी लंबा टाइम लगता है। दूसरा वे है स्क्रिप्ट के थ्रू। तो एक स्क्रिप्ट चलाओगे आप, वो अपने आप जो पहले से आपने कुछ दे रखा होगा वैल्यू, उसके हिसाब से आपका ओपन स्टैक को वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट वे में चलते हैं हम। सबसे पहले आपको ऐप अपडेट करना है और ऐप अपग्रेड कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आपका अपग्रेड कंप्लीट हो जाएगा, अब आपको एक बार अपने सिस्टम को रिबूट कर लेना है। ये मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उबंटू का एक सर्वर ले रखा है और इसी पे अब मेरे को ओपन स्टैक को इंस्टॉल करना है थ्रू स्क्रिप्ट। तो ये मेरा जो है, इसने आई थिंक फर्मवेयर वगैरह है उसको भी अपग्रेड किया है, जो लेटेस्ट अभी आया हुआ है इसका। थोड़ा सा वेट करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आपका अपग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा अपग्रेड कंप्लीट हो गया। मैं इसको एक बार रिबूट करके लॉगिन कर लेता हूँ फिर से। थोड़ा वेट करते हैं। चलिए, तो मैंने अपग्रेड करने के बाद ना अपना सिस्टम रिबूट कर लिया। अब हमें क्या करना होगा ना, जैसे जो हम स्क्रिप्ट चलाने वाले हैं, या उसको आप स्टैक कह लें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे, हम 6-7 इसके अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो उसको चलाने के लिए हम यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा यूज़र है वो नॉन सूडो यूज़र हो, और हम उसी से उसको हम सूडो का परमिशन दे के हम उसके थ्रू चलाएं। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है और ये मतलब बेस्ट प्रैक्टिस है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सूडो, मैं एक यूज़र ऐड करता हूँ। ठीक है, ऐड यूज़र -s, इसको मैं कर दूंगा बिन बैस। ठीक है, -d, मैं डायरेक्टरी दूंगा इसको। ऑप्ट के अंदर स्टैक -m स्टैक। ठीक है, sudo add user -s bin bash -d opt stack -m stack। ये m जो है, एक बार क्लियर करता हूँ मैं, फिर से देखते हैं। एड यूज़र -s bin bash -d opt stack, स्टैक के बाद -m। तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र है वो क्रिएट हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना, इस यूज़र को sudo chmod +x, ठीक है, और इसको हम एग्जीक्यूट का परमिशन दे देंगे, ऑप्ट स्टैक इसको। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा हमें क्या करना होगा ना, सूडो के लिए स्टैक यूज़र करने के बाद हमने इसको
इसका जो परमिशन है इसको हमने चेंज कर दिया है। थोड़ा सा और कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ एको करूँ स्टैक ऑल। ये मैं एक्चुअली में परमिशन के लिए कर रहा हूँ, इसको इक्वल टू ऑल नो पासवर्ड। ऑल ये, तो ये मेरा यूज़र नेम है, स्टैक नाम से मैंने यहाँ पे यूज़र बनाया है। ठीक है, तो जैसे हमारा रूट के परमिशंस होते हैं ना, तो ये उस तरीके से मैं इसको सेटअप कर रहा हूँ ताकि ये बिना पासवर्ड के चलाए सब चीज़ें। ठीक है, इसका मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, इसको मैं कहता हूँ sudo t etc sudoers .d और स्टैक, ये मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा अब यहाँ पे आ गया। अब मैं करूँगा sudo -u stack -i। अब देखिए, अब मेरा ये यूज़र चल गया है और साथ में इसको sudo का परमिशन भी मिल गया। तो इस तरीके से आपको सेट करना होगा। स्टैक यूज़र इसलिए जरूरी है कि जो भी इसके अंदर हम ओपन स्टैक का जो भी चीज़ हम चलाएंगे ना, वो इसके थ्रू हो और परमिशन का कोई इशू ना हो। ये बहुत जरूरी स्टेप है और ये आपको करना ही होगा। अब जैसे जो आपको स्क्रिप्ट वगैरह जो डाउनलोड करना है या जो यूज़ करना है वो है डेव स्टैक। तो डेव स्टैक है, मतलब ये ओपन स्टैक नहीं, आप कह सकते हैं कि उसको सिंपल तरीका से बनवाया है कि मतलब गिटहब में भी इसका आपको रिपोजिटरी मिल जाएगा, कोड्स भी मिल जाएंगे। इसका काम सिर्फ ये है कि सिंपल तरीके से आपका ओपन स्टैक को इंस्टॉल करना। अगर मैनुअल वे में जाएँ तो वो काफ़ी कठिन है और एक एक मॉड्यूल को 1 बाय 1 करना पड़ता है। उसके काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, मतलब 2-3 घंटे उसी में लग जाएंगे आपको इंस्टॉल करने में। मतलब कोई भी अगर छोटी मोटी गलती भी हो गई ना, तो उसको ट्रबल शूट करने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये ओपन स्टैक वालों ने बनाया है। बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं वो मैनुअल वे में करते हैं, क्योंकि उनको काफ़ी कुछ कस्टमाइज़ करना पड़ता है और एक बार इंस्टॉल होने के बाद आप इसको बाद में भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो मैं स्टैक यूज़र पे आ गया हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, गिट क्लोन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, गिटहब से ना कुछ कोड है वो मैं डाउनलोड करूँगा। इसका जो URL है वो है opendev.org। यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन स्टैक डेव स्टैक। ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा ना, इस URL में कुछ कोड पड़े हुए हैं, उस कोड को डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, इसके बाद हमें जो डाउनलोड करेगा उस फोल्डर के अंदर जाना होगा। एक बार dir करता हूँ cd dev stack। ये देखिए पूरे कोड आ गए मेरे पास। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा ना, एक हमें यहाँ पे एक कन्फिग्रेशन फाइल बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं nano local.cnf या local.conf कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसमें आपको क्या क्या डालना है, इसका काम ये होगा कि जो आपका एडमिन पासवर्ड है, डेटाबेस का पासवर्ड है, RabbitMQ का पासवर्ड है, जो सर्विस के पासवर्ड हैं, वो सब हमें ना यहाँ पे सेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो करते हैं। सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे लोकल। ठीक है, पाइप लोकल RC। ठीक है, और इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये हम admin_पासवर्ड, एडमिन का पासवर्ड क्या होगा, तो यहाँ पे आप कुछ भी सीक्रेट दे सकते हो। मैं सीक्रेट ही लिख देता हूँ, छोड़ो सीक्रेट लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है database_पासवर्ड। ठीक है, इसमें क्या वेरिएबल देंगे, इक्वल टू एडमिन पासवर्ड। डेटाबेस का पासवर्ड भी हम इसमें डाल सकते हैं चाहे तो, और अगर आप चाहते हो कि यही पासवर्ड सब जगह रखो तो ये जो वेरिएबल है इसी को हम नीचे डाल सकते हैं चाहे तो, या तो आप सीक्रेट लिख दो या आपको जैसा आपको लिखना है आप वैसे लिख सकते हो, आपकी मर्जी है वो। मैं चाहता हूँ कि ये जो पासवर्ड है ना, मैं इसको कुछ अजीब से लिखूँ, एडमिन, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ admin @ 1 2 3 4 5, ऐसा कुछ कर देता हूँ। ठीक है,
और इसको आई थिंक कोट्स में लिख देते हैं तो ये सही रहेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो मैं वेरिएबल बना रहा हूँ इसी को मैं नीचे लाऊंगा, सबके लिए पासवर्ड एक ही हो जाएगा। एक तो ये तरीका करने का, तो आप अलग अलग पासवर्ड, आपकी मर्जी, अलग अलग पासवर्ड डाल दो। मैं फ़िलहाल यही करूँगा कि मैं इसी एक पासवर्ड से काम चला लूँगा कि एक ही पासवर्ड सब चीज़ का रहेगा, तो मुझे याद भी रहेगा। तो अगर प्रोडक्शन में आप हो तो आपको एक एक पासवर्ड आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो डेटाबेस पासवर्ड मैं डाल देता हूँ $, ये तो ये नीचे उतर के आ जाएगा। मतलब मैं सबको यही डाल रहा हूँ, कहने का मतलब है सबका पासवर्ड यही करूँगा। या तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता मैं, या इसको और ऐसे करते हैं, अगर ये कोड्स में कुछ दिक्कत हुई ना तो प्रॉब्लम करेगा, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं एडमिन पासवर्ड के बाद है हमारा रैबिट पासवर्ड। ये रैबिट MQ उसमें डलता है। जब मैनुअल इंस्टॉल करोगे तो आपको रैबिट MQ भी मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आता। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा ना, एडमिन पासवर्ड ही यूज़ करूँगा, मतलब admin@12345, तो ये मुझे याद रहेगा। रैबिट MQ पासवर्ड के बाद मुझे चाहिए सर्विस का पासवर्ड, service_password। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही डाल देता हूँ ये। अब ये एक्चुअल में ये हम कर क्यों रहे हैं, ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि एक हम कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना रहे हैं। ठीक है, मैं Ctrl+O एंटर Ctrl+X करता हूँ, और यहाँ पे जो ये लिखा है ना काफ़ी सारे, इसके अंदर ये जो फाइल्स वगैरह जो दिख रहे हैं, इसके अंदर कहीं पे लिखा पड़ा है कि आप local.conf से ये जो वैल्यूज़ है, क्योंकि ये जब आप चलाओगे तो वैल्यूज़ मांगेगा, तो उसको ऑटोमेट करने के लिए यहाँ पे local.conf के अंदर पहले से ही पासवर्ड वगैरह सेट कर दिया है। जब ये चलेगा तो अपने आप पासवर्ड अपने आप ही सेट कर देगा वो। तो ये तरीका है इसको ऑटोमेट करने का, इसको और अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल है मेरे यहाँ पे stack.sh, तो ये हमें चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, stack.sh ये चला के देखते हैं। ये देखिए अब काफ़ी सारा चीज़ चलेगा और काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा ये क्या करेगा, एक एक चीज़ को पहले चेक करेगा, फिर उसके बाद ओपन स्टैक के एक एक मॉड्यूल्स को अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से ये इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं हम इसके लिए। तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ये 15 से 20 मिनट मुझे लगा, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम के स्पीड पे। तो यहाँ पे कुछ मुझे डेटाबेस का एरर आया है, मैं इसको डायग्नोस करता हूँ पहले। ये जो मेरा SQL है ना वो चल नहीं रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो इसको मैं ठीक करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अगर मुझे इसका आउटपुट देखना होगा कि क्या क्या इंस्टॉल हुआ और इसके क्या क्या चीज़ है, तो ये लॉग भी आपको देख सकते हो, बट ये काफ़ी लंबा है। वैसे शॉर्ट फॉर्म देखना है तो आपको यहाँ पे जो है ना, जो वर्ल्ड डंपिंग लिखा हुआ है, आप इसको खोल के ये सब देख सकते हो। ठीक है, कि क्या उसका आउटपुट है। सेकंड जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा MySQL चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी सारे सर्विसेज हैं यहाँ पे, अपाचे के सर्विसेज हैं वो चल रहा है। ये मेरा रैबिट MQ चल रहा है 5672 पोर्ट पे, मैम कैसे भी चल रहा है 11211 पे। DNS का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, DNS के भी सर्वर्स वगैरह चल रहे हैं। ETCD देखिए, यहाँ पे ETCD भी चल रहा है। तो एक बार ज़रा हम इसको देख लेते हैं वर्ल्ड नंबर को। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ जो भी इसके अंदर हुआ है, राउट वगैरह बनाया गया है, वर्चुअल ब्रिज जो बनाया गया है हमारे वर्चुअलाइजेशन के लिए, तो वो सब इसके अंदर आपको मिल जाएगा। काफ़ी लंबा रिपोर्ट होता है ये। तो ये एक तरह से एक स्क्रिप्ट होता है ये, और स्क्रिप्ट के अंदर ना सभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए प्रोविज़न करने के लिए ओपन स्टैक इसको कॉन्फ़िगर किया होता है। तो इसके थ्रू आप ओपन स्टैक आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। बस आप ध्यान रखना कि जो पासवर्ड वगैरह है ना, उसको उस पर @ वगैरह मत यूज़ करना। मैंने @ यूज़ किया था, इसलिए दिक्कत दे रहा था वो। बाकी आप कोड्स के अंदर पासवर्ड रखना, या पासवर्ड जो है नॉर्मल रखना, बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओपन स्टैक का इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। तो डैशबोर्ड देखेंगे इसका, और भी
जो कमांड्स वगैरह है वो हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्राउज़र खोल लिया है। मुझे टाइप करना होगा 192.168.1.30, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ओपन स्टैक का आपको डैशबोर्ड दिख जाएगा। यहाँ पे आपको यूज़र नेम डालना है एडमिन, और पासवर्ड डालना है आपको जो आपने सेट किया था। थोड़ा वेट करते हैं। तो लॉगिन करते ही आपको ना ये विंडो मिलेगा। यहाँ पे ओवरव्यू का लेफ्ट हैंड साइड में टैब है, और काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपका कंप्यूट, वॉल्यूम्स, नेटवर्क, सब यहाँ पे आप देख सकते हो। यूसेज समरी है, यहाँ पे इंस्टेंसेस है, जो भी आप इंस्टेंस बनाओगे वो यहाँ पे दिखाई देगा। इमेजेस जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अभी मुझे साइरस का दिख रहा है एक फ़िलहाल, तो ये एक एग्जांपल वाला है। की पेयर्स है यहाँ पे आपने SSH कीज़ की पेयर जो है वो आप यहाँ पे बनाओगे। ये सर्वर ग्रुप्स हैं, आपके ग्रुप में आप बना सकते हो। वॉल्यूम्स के अंदर आप वॉल्यूम्स, स्नैपशॉट, ग्रुप्स और ग्रुप स्नैपशॉट भी आप देख सकते हो यहाँ पे। नेटवर्क है, यहाँ पे नेटवर्क का टोपोलॉजी आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा टोपोलॉजी यहाँ पे चल रहा है। मतलब टोपोलॉजी मतलब प्लान, आप ऐसा मान के चले। ये रहा, तो एक ये पब्लिक है और ये शेयर्ड है, और ये आप देख सकते हैं इसका नेटवर्क का। ये 172 सीरीज़ का है /24, और ये 192.168 का 233 सीरीज़ का ये। तो ये आपके नेटवर्क का टोपोलॉजी है। नेटवर्क्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये रहा, तो इसका जो डिटेल है पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो, एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से राउटर है, फिलहाल राउटर में भी कुछ भी नहीं है। ऐसे सिक्योरिटी ग्रुप्स है, जैसे सिक्योरिटी ग्रुप्स होते हैं ये वैसे चलता है बिल्कुल। ये देखिए, तो ऑलमोस्ट ना आपके AWS जैसे ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये कि इसका जो सर्विस है थोड़ा लिमिटेड है। और कई सारे इसके जैसे कंप्यूट वॉल्यूम है ना, इसका एडमिन सेटअप है आपका। सॉरी, ये हमें जो प्रोजेक्ट है ना, ये प्रोजेक्ट बेस्ड है। ये प्रोजेक्ट का है, ये देखिए हाइपरवाइजर। तो ये एडमिन सेटिंग्स है यहाँ पे। हाइपरवाइजर कौन सा है, होस्ट एग्रीगेट, इंस्टेंस, फ्लेवर, इमेजेस, यहाँ पे वॉल्यूम सिस्टम, ऐसे आइडेंटिटी है। तो अभी इसमें क्या हुआ ना, मिनिमल हमने सेटिंग कर रखा है। बहुत सारी चीज़ जो होती है ना, RDS वगैरह, वो सब डाला नहीं है अभी। तो वो भी आप एक बार ही डाल सकते हो, एक बार ये कन्फिगर होने के बाद आप उसको भी डाल सकते हो। यहाँ पे आप आइडेंटिटी देख लो, यूजर्स है। ये देखिए, ये काफ़ी सारे यूजर से मिलेंगे, कई सारे तो सिस्टम के यूजर हैं जो एक दूसरे में मिलकर काम करते हैं, और आप यहाँ से नया यूज़र यहाँ पे आप बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको डोमेन ID, डोमेन नेम, यूज़र नेम, ईमेल ID वगैरह आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बात करते हैं CLI की। CLI में हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं इसको। अगर सिस्टम इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगा इसके अंदर, जो भी सर्विसेज वगैरह है ना इसके अंदर। जैसे न्यूट्रॉन वगैरह है यहाँ पे, नेटवर्क के लिए है। सिंडर V3 है वॉल्यूम के लिए आपके, सिंडर ब्लॉक स्टोरेज के लिए है, नोवा आपके कंप्यूट के लिए है, की स्टोन आइडेंटिटी, नोवा लेगेसी कंप्यूट लेगेसी के लिए है। प्लेसमेंट जो है ये आप प्लेसमेंट देख सकते हैं। ग्लैंस जो है इमेज के लिए है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। अगर जब भी एक्चुअल में ये जो आप जो भी हम ये देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये सेम ऐसे ही ना, मतलब इंटरफेस अलग है ये, लेकिन जो AWS में है वो भी कुछ ऐसा ही चलता है। ठीक है, वहाँ पे भी जो अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें कंप्यूट पे जाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे स्टैंसेस पे जाता हूँ एक बार।
तो यहाँ पे मुझे क्या करना है ना, अम, तो एडमिन के अंदर नहीं, एक्चुअल में आप ये कंप्यूट के अंदर जाओगे ना, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो प्रोजेक्ट्स बनेंगे, इसके अंदर अगर आप जाओगे, जैसे इंस्टेंसेस हैं, ये इंस्टेंसेस हम वहाँ पे भी बोलते हैं, AWS में भी इंस्टेंसेस ही बोलते हैं, की पेयर्स भी वहाँ पे बोलते हैं। ये लॉन्च इंस्टेंस में अगर करूँगा तो काफ़ी कुछ आपको वैसे ही लगेगा, थोड़ा सा बस इंटरफेस अलग है, बाकी है वैसे ही। अगर सोर्स पे मैं जाऊँ यहाँ पे, तो आप सोर्स वगैरह दे सकते हो। यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी जोन बोलते हैं यहाँ पे इसको, यहाँ पे रीजन बोल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इमेजेस वगैरह हैं, इनके पहले से बने हुए हैं। फ्लेवर एक है यहाँ पे, फ्लेवर देख लो। फ्लेवर का मतलब ये हो गया कि आपके जैसे अगर AWS आपने कभी देखा होगा तो वहाँ पे भी होता है ना इस टाइप का, M1 स्मॉल, ऐसे ऐसे कुछ होते रहते हैं, T2 लार्ज, ऐसे होता है। तो देखिए बिल्कुल वैसे ही है। और अगर मैं कोई इंस्टेंस लॉन्च भी कर देता हूँ ना यहाँ पे, तो उसका भी आई से ही स्टार्ट होता है। जो इंस्टेंस का जो आईडी है ना, आई से ही स्टार्ट होता है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही चलता है और बिल्कुल API बेस्ड है ये। हम जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे भी हम करेंगे ना, ये सब API बेस्ड है। अगर आप मेटा डेटा पे जाओगे तो ये जो टैग्स वगैरह होते हैं, ये देखिए बिल्कुल टैग्स भी उसके हिसाब से टैग भी इसके अंदर होते हैं। जैसे अगर मैं अपाचे पे जाता हूँ, ये देखिए HTTP पोर्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ मेटा डेटा। तो इसका फ्रंट एंड में ही अगर आप इसको एक्सप्लोर करते हो तो काफ़ी कुछ इसमें हम सीख सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप AWS है उसका बैकएंड सीखना चाहते हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, एक बार इसको, इसका जो बैकएंड है आप उसको प्लीज़ देखो। और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो आप समझ सकते हो कि कैसे ये चलता है। जैसे नेटवर्क का टोपोलॉजी है, तो जैसे हम VPC वगैरह बनाते हैं ना, तो यहाँ पे भी आप काफ़ी सारी चीज़ें ना, जैसे मैं क्रिएट नेटवर्क, क्रिएट राउटर कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिएट नेटवर्क जो है मेरा, ये VPC को डिनोट करता है, ठीक है। ये बिल्कुल VPC को डिनोट करता है। ये सबनेट है, सबनेट डिटेल्स है। साथ में अगर ये क्रिएट राउटर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका राउट टेबल, है ना। तो ये काफ़ी सारी चीज़ वैसे ही है, आपको ये काफ़ी बिल्कुल सिमिलर लगेगा। एक्चुअली में ये ड्राइव्ड है, ये मतलब ऑलमोस्ट एक जैसी, पहले टाइम में एक जैसे ही थे। अभी तो उसके पास मतलब AWS के पास काफ़ी सारे सर्विसेज आ गए ना, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट हो गया। बट एक टाइम ऐसा था दोनों एक जैसे ही लगते थे। इसका जो बिहेवियर है और जो काम करने का तरीका है वो भी ऑलमोस्ट एक जैसे है। हाँ, हाइपरवाइजर आप कह सकते हैं कि हाइपरवाइजर थोड़ा दूसरा यूज़ करता है। आप भी इसमें कोई भी हाइपरवाइजर आप चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, बस थोड़ा काम करना चाहिए इसके अंदर। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर, वो थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये हाइपरवाइजर की समरी है, मेमोरी यूसेज है, लोकल डिस्क बता रहा है, ये रिसोर्स प्रोवाइडर समरी है, तो SRV01 है इसका होस्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ बताएगा। ये देखिए जो हाइपरवाइजर है केमू है, 512 जो है ये यूज़ कर रहा है, 3.8 मतलब 4 GB रैम अभी इसके अंदर है। लोकल स्टोरेज 11 GB है। इसमें मैं वॉल्यूम्स में जाऊँगा ना आपको, तो वॉल्यूम टाइप्स में तो ऐसा नहीं है कि इसमें और भी दूसरे जो स्टोरेज हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब मैंने कई सारे ऐसे कंपनीज को देखा है जो ओपन स्टैक को यूज़ करके, क्योंकि ओपन सोर्स है तो यहाँ पर ब्रांडिंग वगैरह डाल के या काफ़ी कुछ चेंज करके ना, वो एज अ होस्टिंग भी इसको चलाते हैं। मतलब दूसरों को क्लाउड जो है या फिर जो कंप्यूटर का जो सिस्टम कंप्यूट है या इंस्टेंसेस है या सर्वर्स हैं वो रेंट आउट करते हैं। तो ये उसके भी बहुत अच्छे काम आता है ये। तो मैं ये कहता था कि इसमें जो वॉल्यूम्स हैं और कई सारे इसके जो ड्राइवर्स वगैरह सैन है या नैस है, तो वो सबको भी ये सपोर्ट करता है। बस आपको ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करने हैं और इसको आप ना बैकएंड से भी कर सकते हो माउंट, और उसके बाद जो स्टोरेज है आप उसको इसके अंदर लाके एक बड़ा डेटा सेंटर बना सकते हो इसके अंदर। फ्लोटिंग जो IP है आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्लोटिंग IP जो मेरा है वो एक नेटवर्क को कहते हैं ना, नेटवर्क को डिनोट करते हैं कौन सा सीरीज़ का नेटवर्क होना चाहिए। अच्छा, आई थिंक ये जो है मेरा फ्लोटिंग IP पब्लिक IP का ही है। ये देखिए पूरे ना पब्लिक IP का, ये देखिए पब्लिक IP बोल रहा है। तो एक्चुअली मेरा लोकल पे है इसलिए, नहीं तो आप पब्लिक IP खरीदते हैं ना, एक सेट खरीदते तो ये होता आपके पास, यहाँ पे दिखा था, और उसको किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको अटैच कर सकते थे। तो ये एक्चुअली में जो हमारा इलास्टिक IP होता है ये बिल्कुल वैसे ही है। RBAC पॉलिसीज़ है, जैसे आप कह सकते हैं IAM के पॉलिसीज़ होते हैं ना, ये वैसे ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ के अंदर हम डिस्कवर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से अगर AWS की तरफ जा रहे हो तो आपको काफ़ी इसमें आपको हेल्प मिलेगा कि कैसे वहाँ पे बैकएंड में काम होता है, और आप उसको आराम से, जैसे आप देखो API से एक्सेस है। अब जो AWS है वो भी API यूज़ करता है, देखो किस तरीके से चलता है। ये ब्लॉक स्टोरेज जो है कंप्यूटर सब API से बात करके, जो एंड पॉइंट है उससे बात करके ही जो भी है वो वहाँ पे आपके सर्विसेज वगैरह बनाता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि सब जितने भी हमारे जो APIs हैं वो किस तरीके से चलते हैं। बाकी सब जरूर इसको ट्राई करें और कोशिश करें कि इस पर मशीन वगैरह बनाने की। मशीन बनाना बिल्कुल सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं बनाने में।
आपको बस इमेजेस यहाँ पे अपलोड करने होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या ना, आपको इमेजेस जो आपके हैं, आपको एडमिन नहीं बनाना, आपको बनाना है आपके प्रोजेक्ट्स में। आप नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। कोई देखिए अभी यहाँ पे सैम्पल के लिए एक यहाँ पे डिस्क फाइल है इसके अंदर। कहने का मतलब ये हमारा जो डिस्क फॉर्मेट है ना, कहने का मतलब जो वीएम का टेम्पलेट होता है, ये वही फॉर्मेट है मांग चलो। लेकिन केमू का है, तो केमू का जो यूज़ होता है वो QCOW2 होता है। यहाँ पे क्रिएट इमेज करना है यहाँ पे, और एक बार अगर इमेज सोर्स आप चाहते हो यहाँ पे, तो आप यही करना कि QCOW फॉर्मेट में हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है कर्नल वगैरह, इसका कर्नल भी है, आर्किटेक्चर भी आप डाल सकते हो, प्राइवेट है, शेयर्ड है, कम्युनिटी है। ये बिल्कुल देखिए वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर वहाँ पे आप AMI में जाओगे, AMI का जो लिस्ट वगैरह देखते हैं, तो उसमें भी प्राइवेट, शेयर्ड, कम्युनिटी और पब्लिक सब होता है। तो ये काफ़ी मेल खाता है उससे। मेटा डेटा मतलब टैग्स को बोलते हैं हम यहाँ पे। और की पेयर्स तो आप जानते होंगे, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट की है उसको यहाँ पे आप डाल दो और अपने सर्वर्स वगैरह जो भी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, इसमें क्यूबसिटल जैसा कुछ भी नहीं है, सॉरी क्यूबसिटल नहीं, एक्चुअली में AWS CLI जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बैकएंड तो आपके पास है ना, बैकएंड तो बराबर ही है। तो बैकएंड में डायरेक्ट जाके भी आप पुट्टी से लॉगिन करके आप इस पर काम कर सकते हो। कुबरनेटिस वगैरह भी इसमें इंटीग्रेट हो जाता है, हमसे चलता भी। और भी कई सारी चीज़ें RDS जो हम वहाँ पे देखते हैं ना AWS के अंदर, वो भी इसके अंदर है, उसको अलग कहते हैं यहाँ पे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो वो होस्टेड नजर आएगा, जैसे AWS में होस्टेड RDS होता है ना, डेटाबेस सर्विसेज होता है, वैसे आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ब्लॉक स्टोरेज कर सकते हो आप, ऑब्जेक्ट स्टोरेज कर सकते हो, और भी कई सारे जैसे सर्विसेज है, जैसे कि फंक्शन एज अ सर्विस है, वो आप यहाँ पे कर सकते हो। कुबरनेटिस को कुबरनेटिस एज अ सर्विस भी आप इसको बना सकते हो। तो ये ऑलमोस्ट आपका एक अच्छा क्लाउड, आपको चाहे कंपनी के लिए बनाओ, अपने कंपनी में यूज़ करो, चाहे इसको आपको अगर पब्लिक क्लाउड बना के अगर आपको किसी को देना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करेंगे ये, क्योंकि ये सेम है वैसे ही। तो हम जब AWS की क्लास करेंगे ना, तो आपको वहाँ से समझ आ जाएगा। और बस ये प्रैक्टिस करने की बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करो। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप ये यूज़ कर लो, क्योंकि इसमें कॉस्ट नहीं है। AWS आपको यूज़ करना है तो आप AWS भी कर सकते हो। तो जैसे आपका रिक्वायरमेंट है आप वैसे इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये था पूरा मेरा इंस्टॉलेशन ओपन स्टैक का, कैसे काम करता है, क्या है इसके अंदर। और इसमें और आप काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सिंपल है इसका इंस्टॉलेशन, आपको बस एक स्क्रिप्ट चलाना है और आपका पूरा काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम पब्लिक क्लाउड स्टार्ट करेंगे, हमारा जो AWS है उस पर काम करेंगे, और देखेंगे कि वहाँ से हम कैसे क्लाउड को और ऑटोमेशन वगैरह है, कुबरनेटिस को, और भी बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करेंगे। डेटाबेसेस है उसके अंदर, काफ़ी सारे सर्विसेज है उसके अंदर। तो वो क्लास थोड़ा हम अच्छे से उसको प्रिपेयर करके अच्छे से बनाएंगे उसको, और अच्छे से उसमें वैल्यू डालेंगे क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे मिलूंगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।